Good morning, students. This is History, class 10th, chapter 4, The Age of Industrialization, and this is going to be our 6th class on this chapter. अब तक हमने जाना कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण का पहला फेज जब वस्तुएं मशीनों के द्वारा बनकर तैयार होकर न होकर बल्कि घरेलू उद्योगों में हाथ से तैयार की जाती थी। और जब औद्योगिकरण आया, औद्योगिक क्रांति आई और ब्रिटेन पहला इंडस्ट्रियल नेशन बना, तब भी उद्योगपतियों ने अचानक मशीनों का प्रयोग करना शुरू नहीं किया। लेकिन जब प्रयोग शुरू किया तो उस वक्त जो बुनकर थे, जो हाथ से कपड़ा तैयार करते थे, उनकी दशा क्या हुई, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। What happened to weavers? The consolidation of East India Company power after the 1760s did not initially lead to a decline in textile exports from India. British cotton industries had not yet expanded and Indian fine textiles were in great demand in Europe. So the company was keen on expanding textile exports from India. Before establishing political power in Bengal and Karnataka in the 1760s and 1770s, the East India Company had found it difficult to ensure regular supply of goods for export. The French, Dutch, Portuguese, as well as the local traders competed in the market to secure woven cloth, so the weaver and supply merchants could bargain and try selling the produce to the best buyer. In their letters back to London, company officials continuously complained of difficulties of supply and high prices. कि आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक मर्केंटाइल कंपनी थी जिसका उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना था और भारत के गरम मसाले, सूती कपड़ा, रेशम को खरीदकर विदेशों में महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाना उसका उद्देश्य था। लेकिन जैसे 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में जो दीवानी का राइट है, जो लैंड टैक्स इकट्ठा करने का राइट है, वो मिल जाता है और उसकी शक्ति और मजबूत हो जाती है। अब जो बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो राजस्व मिलेगा, उसके साथ, उस पैसे से वो भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। अब भारत के साथ व्यापार करने के लिए उनको यूरोप से सोना चांदी लाने की ज़रूरत, मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अचानक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार स्थापित नहीं हुआ, उसमें समय लगा और लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था वो भारत के साथ चलता रहा। फ्रेंच, डच, पुर्तगालियों के साथ और जो स्थानीय व्यापारी थे उनके साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिस्पर्धा जारी रही। तक पुर्तगालियों की, फ्रांसीसियों की, डच की और ईस्ट इंडिया कंपनी की आपस में प्रतिस्पर्धा व्यापार के लिए जारी रही। जो भारतीय बुनकर थे और जो व्यापारी थे वो फायदे में रहे, क्योंकि भारतीय कपड़े की विदेशों में मांग थी और कपड़ा भारतीय बुनकर ही तैयार करते थे और भारतीय बुनकर उसी व्यापारी को अपना कपड़ा देते थे जो उनको अच्छे दाम देता था और वो जो व्यापारी था वो आगे चलकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उनको कपड़ा बेचता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शुरू में तो जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती रही, बुनकरों को, भारतीय बुनकरों को फायदा होता रहा। However, once the East India Company established political power, it could assert a monopoly right to trade. It proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition, control costs, and ensure regular supplies of cotton and silk goods. Thus, it did through a series of steps. लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो गया,
बक्सर की लड़ाई के बाद। तो उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया और जो वस्तुओं के दाम हैं, जो सूती कपड़े उदाहरण के लिए सूती कपड़े का जो दाम है उसका जो दाम है उसको उन्होंने नियंत्रण में कर लिया और वीवर अब मनचाहा दाम नहीं वसूल सकते थे। तो यहाँ हम जानेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया और अपनी स्थिति को और मजबूत किया। फर्स्ट, द कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स connected with the cloth trade and establish a more direct control over the weaver. It appointed a paid servant called the Gomastha to supervise weavers, collect supplies and examine the quality of cloth. सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो बुनकर है, जो कपड़ा तैयार करता है, जो भारतीय बुनकर है, उसके साथ सीधा संबंध स्थापित करने की कोशिश की ताकि वीवर अपने दाम, कपड़े के दाम न बढ़ा सके और जो बिचौलिए हैं, जो मर्चेंट हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कपड़ा महंगे दामों पर न बेच सकें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले एक व्यक्ति जिसको गोमस्ता कहा गया उसको अपॉइंट कर दिया और अब गोमस्ता ही सीधे बुनकरों से कपड़ा खरीदेगा। सेकंड, it prevented company weavers from dealing with other buyers. One way of doing this was through the system of advances. Once an order was placed, the weavers were given loans to purchase the raw material for their production. Those who took loans had to hand over the cloth they produced to the Gomastha. They could not take it to any other trader. As loans flowed in, the demand for the fine textiles expanded. Weavers eagerly took the advances, hoping to earn more. Many weavers had small plots of land which they had earlier cultivated along with weaving, and the produce from this took care of their family needs. Now they had to lease out the land and devote all their time to weaving. Weaving, in fact, required the labor of the entire family, and with children and women all engaged in different stages of the process. गोमस्था के अपॉइंट करने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोमस्था के माध्यम से बुनकरों को अग्रिम राशि एडवांस पेमेंट करनी शुरू कर दी ताकि वो कच्चा माल खरीद सकें और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कपड़ा तैयार कर सकें। जब एक बार बुनकरों ने अग्रिम राशि या एडवांस पेमेंट ले ली तो वो कपड़ा किसी और को नहीं बेच सकते थे, अपने कपड़े के दाम नहीं बढ़ा सकते थे और जो वीवर थे जिनके पास कुछ ज़मीन होती थी और जो उस ज़मीन पर खेती करके वो अपने परिवार का गुजारा करते थे, अब उन्होंने कपड़े को अधिक मात्रा में तैयार करने के लिए ताकि उनके पास और समय रहे, इसलिए उन्होंने अपनी ज़मीन को भी पट्टे पर या ठेके पर देना शुरू कर दिया और अधिक से अधिक समय कपड़ा बनाने में समर्पित कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारतीय बुनकर हैं उन पर जो नियंत्रण है वो बढ़ जाता है। Soon, however, in many villages there were reports of clashes between weavers and Gomasthas. Earlier supply merchants had very often lived within the weaving villages and had a close relationship with the weavers, looking after their needs and helping them in times of crisis. The new Gomasthas were outsiders with no long-term social link with the village. They acted arrogantly, marched into villages with sepoys and peons, and punished weavers for delays in supply, often beating and flogging them. The weavers lost the space to bargain for prices and sell to different buyers, and the price they received from the company was miserably low, and the loans they had accepted tied them to the company. गोमस्था के अपॉइंटमेंट से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय बुनकरों पर नियंत्रण से पहले, जो लोग भारतीय बुनकरों से कपड़ा लेते थे, जो व्यापारी कपड़ा लेते थे, वो अक्सर भारतीय बुनकरों के पास रहते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे,
ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता करते थे। लेकिन अब जो गोमस्ता थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किए थे, वो तो आउटसाइडर थे, वो तो गांव में नहीं रहते थे। जब गोमस्तों ने पाया कि वीवर जो बुनकर है, जो भारतीय बुनकर है, वो समय पर कपड़ा नहीं उपलब्ध करवा रहा, जबकि उसने अग्रिम राशि पेमेंट ले ली है, तो वो बुनकरों की पिटाई करते, उन पर अत्याचार करते और उन पर अपना हक जताते। इस तरह से गोमस्ता और जो भारतीय बुनकर हैं, उनके बीच टकराव के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। In many places in Karnataka and Bengal, weavers deserted villages and migrated, setting up looms in other villages where they had some family relation. Elsewhere, weavers along with the village traders revolted, opposing the company and its officials. Over time, many weavers began refusing loans, closing down their workshops, and taking to agricultural labor. By the turn of the 19th century, cotton weavers faced a new set of problems. अब जब हम देखते हैं कि जो वीवर हैं और जो गोमस्ता हैं, उनमें टकराव की स्थिति आ जाती है, तो बुनकर अपने शोषण से बचने के लिए गांव छोड़ देते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं, अपने सगे संबंधियों के पास जाते हैं, वहां अपना काम शुरू करते हैं और अपना जो वर्कशॉप है उसको बंद कर देते हैं और खेती में मजदूरी करते हैं। तो इस तरह से जो बुनकर हैं, उनके सामने एक और तरह की जो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो समस्याओं की एक लिस्ट है, वो सामने आ जाती है। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। आपको पता होगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैनचेस्टर सूती कपड़े के उत्पादन का दुनिया में एक जाना माना नाम रहा है। In 1772, Henry Petulu, a company official, had ventured to say that the demand for Indian textiles could never reduce, since no other nation produced goods of the same quality. Yet by the beginning of the 19th century, we see the beginning of a long decline of textile exports from India. In 1811 to 12, piece goods accounted for 33% of India's exports. By 1850 to 51, it was no more than 3%. Why did this happen? What were its implications? 18वीं शताब्दी के 8वें दशक में हेनरी पटोलो एक कंपनी के अधिकारी हुए हैं। उनका अनुमान था कि भारतीय सूती कपड़े की मांग तो कभी कम हो ही नहीं सकती। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के 5वें-6वें दशक में भारतीय सूती कपड़े की जो मांग है, जो लागत है, जो निर्यात है, वो केवल 3% रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? As cotton industries developed in England, industrial groups began worrying about imports from other countries. They pressurized the government to impose import duties on cotton textiles so that Manchester goods could sell in Britain without facing any competition from outside. At the same time, industrialists persuaded the East India Company to sell British manufactures in Indian markets as well. Exports of British cotton goods increased dramatically in the early 19th century. By the end of the 18th century, there had been virtually no import of cotton piece goods into India, but by 1850, cotton piece goods constituted over 31% of the value of Indian imports, and by the 1870s, this figure was over 50%. जैसे जैसे ब्रिटेन में कपड़ा मशीनों के द्वारा बनने लगा, ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने सरकार को मनाया, कन्विंस किया, आश्वस्त किया कि भारत से जो कपड़ा आ रहा है या जो बाहर से कपड़ा आ रहा है उस पर आयात शुल्क लगाया जाए, ताकि मैनचेस्टर में बना कपड़ा ही लोगों के पास पहुंचे और मैनचेस्टर में बने कपड़े को विदेशी कपड़े के साथ प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े। तो हम क्या देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के 8वें दशक में जो
कपड़ा है वो 50% से अधिक प्रयोग होता था। Cotton weavers in India thus faced two problems at the same time. The export market collapsed and the local market shrank, being glutted with Manchester imports produced by machines at lower costs. The imported cotton goods were so cheap that weavers could not easily compete with them. By the 1850s, reports from most weaving regions of India narrated stories of decline and desolation. तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय बुनकर जिनके बनाया कपड़े की मांग यूरोप में इतनी अधिक थी कि उसके बगैर यूरोपीय लोग आश्वस्त नहीं होते थे। अब भारतीय बुनकरों की दशा दो तरह से खराब हो जाती है। एक तो वो अपना कपड़ा, उनके द्वारा बना कपड़ा यूरोप में नहीं जाता। दूसरा, यूरोप से बना कपड़ा भारत जैसे देशों में, जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं, जो औपनिवेशिक राष्ट्र हैं, वहां आना शुरू हो जाता है। अब भारतीय बुनकर उनके अपने स्वयं के द्वारा बनाया गया कपड़ा अपने देश में भी नहीं बेच पा रहे। तो हम देख सकते हैं कि उनकी स्थिति कितनी खराब हो जाती है। By the 1860s, weavers faced new problem. They could not get sufficient supply of raw material of good quality when the American Civil War broke out and cotton supplies from the US were cut off. Britain turned to India. As raw cotton exports from India increased, the price of raw cotton shot up. Weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant prices. In this situation, weaving could not pay. Then by the end of the 19th century, weavers and other craftspersons people faced yet another problem. Factories in India began production, flooding the market with machine goods. How could weaving industries possibly survive? अब एक और समस्या जो भारतीय बुनकरों के सामने थी वो ये थी कि भारतीय बुनकरों को कच्चा माल मिलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि भारत से जो कच्चा माल था सूती कपड़ा बनाने के लिए, अब वो भी यूरोप जाने लगा, क्योंकि अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से जो कच्चा माल यूरोप को अमेरिका से मिलता था वो बंद हो गया। अब कच्चा माल ब्रिटेन को भारत से जाने लगा और भारतीय बुनकरों को कच्चा माल भी अब उपलब्ध नहीं हो रहा था। इस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह से भारतीय कुटीर उद्योग, भारतीय बुनकर उद्योग सरवाइव कर पा सकता था। प्लीज कम अप, उद्योग किस तरह से एक के बाद एक सामने आए, उनकी स्थापना होने लगी। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप in 1854 and it went into production 2 years later. By 1862, 4 mills were at work with 94,000 spindles and 2,150 looms. Around the same time, jute mills came up in Bengal, the first being set up in 1855 and another one 7 years later in 1862. In North India, the Elgin mill was started in Kanpur in the 1860s, and a year later the first cotton mill of Ahmedabad was set up. By 1874, the first spinning and weaving mill of Madras began production. Who set up the industries? Where did the capital come from? Who come to work in the mills? अब इतना ही नहीं कि यूरोप से बना तैयार कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा भारत में आ रहा था। भारतीय बुनकर अब बुरी दशा में थे। इतना ही नहीं बल्कि अब भारत में भी बड़े बड़े शहरों में अब सूती कपड़े की जो मिल है वो स्थापित होने लग गई थी। बॉम्बे में हम देखते हैं, अहमदाबाद में, कानपुर में, बंगाल में, अलग अलग जगहों पर जो पटसन मिल है, सूती कपड़ा मिल है, वो स्थापित होने लग गई थी। तो हमें यहाँ हल्का सा विचार करना पड़ेगा कि इन मिलों को चलाने के लिए पूंजी कहाँ से आती थी, किन्होंने इन उद्योगों को स्थापित किया, और इन मिलों में काम करने वाले मजदूर कहाँ से आते थे। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स
Industries were set up in different regions by varying sorts of people. Let us see who were they. The history of many business groups goes back to trade with China. From the late 18th century, as you have read in your book last year, the British in India began exporting opium to China and took tea from China to England. Many Indians became junior players in this trade, providing finance, procuring supplies, and shipping consignments. Having earned through trade, some of these businessmen had visions of developing industrial enterprises in India. In Bengal, Dwarkanath Tagore made his fortune in the China trade before he turned to industrial investment, setting up 6 joint stock companies in 1830s and 1840s. Tagore's enterprises sank along with those of the others in the wider business crisis of 1840s. But later in the 19th century, many of the China traders became successful industrialists. In Bombay, Parsis like Deenshaw Pate and Jamsetji Nusruwanji Tata, who built huge industrial empires in India, accumulated their initial wealth partly from exports to China and partly from raw cotton shipments to England. Seth Hukumchand, a Marwadi businessman who set up the first Indian jute mill in Calcutta in 1917, also traded with China. So did the father as well as the grandfather of the famous industrialist G.D. Birla. ने पिछले वर्ष जाना था कि किस तरह से ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी बैलेंस ऑफ ट्रेड अपने फेवर में रखती है। वो अफीम भारत में उगाती है, उसको एक्सपोर्ट चाइना में करती है। चाइना के लोग अफीम के आदी हो चुके थे और चाइना में जो चाय उगाते थे उसको वो इंग्लैंड भेजते थे। इस तरह से चाइना, इंडिया और इंग्लैंड के बीच ट्रायंगुलर ट्रेड था। और हम पाते हैं कि भारतीय धनाढ्य लोग, उद्योगपति लोग, व्यवसायी लोग, वो इस व्यापार में जुड़े थे चाइना के साथ। और कुछ भारतीय कच्चा माल ब्रिटेन भेजने में जुड़े थे। इस तरह से उन्होंने काफ़ी मात्रा में जो प्रॉफिट है वो गेन कर लिया था, काफ़ी मात्रा में धन संपदा इकट्ठी कर ली थी। और अब उन लोगों ने अपनी अलग अलग मिल स्थापित करनी शुरू कर दी। इनमें बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर, इनमें बॉम्बे के जो पारसी परिवार के दीनशाह पेट, जमशेदजी नुसरुवानजी टाटा और G.D. बिरला और जो सेठ हुकमचंद जो एक मारवाड़ी व्यवसायी थे, वो इन लोगों ने जो व्यापार में चाइना के साथ जो इन्होंने पैसा कमाया था उसको उन लोगों ने उद्योग लगाने में इन्वेस्ट किया। कैपिटल वॉज एक्यूमुलेटेड थ्रू other trade networks. Some merchants from Madras traded with Burma, while others had links with the Middle East and East Africa. They were yet other groups, but they were not directly involved in external trade. They operated within India, carrying goods from one place to another, banking money, transferring good funds between cities, and financing traders. When opportunities of investment in industries opened up, many of them were set up factories. चाइना के साथ व्यापार में जुड़े व्यवसायी लोगों के अलावा कुछ वो धनी लोग भी थे जो मद्रास से वर्तमान म्यांमार के साथ व्यापार करते थे, मध्य पूर्व के साथ व्यापार करते थे और पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे। तो इस तरह से इन लोगों ने अलग अलग स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित करनी शुरू कर दी। एज colonial control over Indian trade tightened, the space within which Indian merchants could function became increasingly limited. They were barred from trading with Europe in manufacturing goods and had to export mostly raw material and food grains, raw cotton, opium, wheat, indigo required by the British. They were also gradually edged out of shipping business. Till the First World War, European managing agencies in fact controlled a large sector of Indian industries. 3 of the biggest ones were Baird Higglers and Company, Andrew Yule and Jardine Skinner and Company.
These agencies mobilized capital, set up joint stock intercompanies, and managed them. In most instances, Indian financiers provided the capital while the European agencies made all investment and business decisions. The European merchants industrialists had their own chambers of commerce, which Indian businessmen were not allowed to join. इस तरह से हम देखते हैं जैसे जैसे ब्रिटेन एक औपनिवेशिक पावर के रूप में भारत के व्यापार पर अपना शिकंजा टाइट करती है, जकड़ती है, हम देखते हैं कि भारतीय व्यापारी अब एक तरह से व्यापार करने की स्थिति में नहीं होते। अब वो केवल यूरोप के साथ उन्हीं वस्तुओं का निर्यात कर सकते थे जिनकी यूरोप में, ब्रिटेन में जरूरत थी, जैसे अनाज, गेहूं है, या ओपियम है, या कच्चा माल जो रो कॉटन है, जो कच्ची कपास है, और जो नील है। इन वस्तुओं में वो अब यूरोप के साथ व्यापार कर सकते थे। और 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यूरोप की 3 बड़े जो इंडस्ट्रीज थी, तीन जो बड़े लोग थे जो व्यवसाय में थे, बर्ड हेगलर्स एंड कंपनी, एंड्रू यूल और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी, इन तीनों का जो भारतीय व्यापार पर, एक तरह से व्यापार पर इन तीनों एजेंसी का जो नियंत्रण हो चुका था। और अब चाहे भारतीय लोग व्यापार में पैसा लगा रहे थे, लेकिन जो निर्णय लेने वाले लोग थे वो यही तीन एजेंसी थी। द वर्कर्स कम फ्रॉम, अब ये जो नए उद्योग लग रहे थे, इन पर काम करने के लिए लेबर फोर्स है, जो श्रम बल है, वो कहाँ से आया? फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स। With the expansion of factories, this demand increased. In 1901, there were 5,84,000 workers in Indian factories. By 1946, the number was over 24,36,000. Where did the workers come from? In most industrial regions, workers come from the districts around. Peasants and artisans who found no work in the village went to the industrial centers in search of work. Over 50% workers in the Bombay cotton industries in 1911 came from the neighboring district of Ratnagiri, while the mills of Kanpur got most of their textile in hands from the villages within the district of Kanpur. Most often, mill workers moved between the village and cities, returning to their village homes during harvests and festivals. Over time, as news of employment spread, workers traveled great distances in the hope of work in the mills. From the United Provinces, for instance, they went to work in the textile mills of Bombay and in the jute mills of Calcutta. हम देखते हैं कि जहाँ कहीं उद्योग लगे, मद्रास में लगे, बंगाल में लगे, कलकत्ता में लगे, कानपुर में लगे, वहाँ के जो आसपास के गांव के जो लोग थे, जो किसान थे, जो कारीगर थे, जो शिल्पकार थे, उन्होंने ही फैक्ट्रियों में काम करने का निर्णय लिया। और ये लोग गांव से शहरों की ओर रोजगार की तलाश में दौड़े। और जब कहीं गांव में फसल होती थी, फसल की कटाई होती थी, या कोई त्योहार होता था, तभी वो गांव की ओर वापस आते थे। It was always difficult. Even when mills multiplied and the demand for workers increased, the numbers seeking work were always more than the jobs available. Entry into the mills was also restricted. Industrialists usually employed a jobber to get new recruits. Very often the jobber was an old and trusted worker. He got people from his village, ensured them jobs, helped them settle in the city, and provided them money in times of crisis. The jobber therefore became a person with some authority and power. He became demanding money and gifts for his favor and controlling the lives of workers. The number of factory workers increased over time. However, as you will see, they were a small proportion of the total industrial workforce. जैसे बुनकरों के केस में हम देखते हैं कि गोमस्ता अपॉइंट किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ऐसे ही फैक्ट्रीज में काम करने के लिए मजदूरों को अपॉइंट करने के लिए
जॉबर अपॉइंट किए गए। ये जो जॉबर थे ये वो लोग थे जो भरोसेमंद लोग थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ये मजदूरों को आश्वासन देते थे अच्छे भविष्य का और उनको काम पर अपॉइंट करते थे। फिर भी जिन मजदूरों को फैक्ट्री में अपॉइंट किया जाता था, अपॉइंटमेंट के बदले जॉबर उनसे उपहार वगैरह लेते थे। अगर ब्रीफ में हम समझें तो हम देखेंगे हालांकि फैक्ट्रीज की संख्या दोगुनी चौगुनी हो जाती है, लेकिन फिर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो फिर भी रहती है, और जॉबर के माध्यम से ही लोगों को रोजगार मिल रहा था, और जॉबर लोगों के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार कर रहे थे। थैंक्स।